हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके बीच फिर से आ गए हैं और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं, जो वीडियो बेहद खास होने वाला है आपका। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या खास होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, बायोलॉजी, जो आप बायोलॉजी पढ़े हैं यानी साइंस में जो बायोलॉजी पढ़े हैं, साइंस में जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो पढ़े हैं, उसका सारे चैप्टर्स का, सारे पाठ का यहाँ पर बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव, जो वीवीआई सब्जेक्टिव होता है, वीवीआई सब्जेक्टिव, जो आपका 23 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिहाज से, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 100% परीक्षा में आने का यह क्वेश्चन गारंटी है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, इसके साथ हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हमारा क्या खास है इसको जानेंगे और कौन सा क्वेश्चन जो एकदम इम्पॉर्टेंट है सभी को देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा आता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया आपका बोर्ड पर दिख रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। यह क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। इस बार आने का बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन का चांस है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, इसको जानेंगे पहले, उसके बाद इसके समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें, यहाँ पर सॉरी मिस प्रिंट है, जिसमें होगा, जिसमें, ठीक है, या नहीं ठीक है, जिसके ही होगा। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमिगत से जल ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए देखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किससे, तो सूर्य से प्रकाश, सूर्य से क्या लेता है, प्रकाश लेता है, और सूर्य से प्रकाश वायुमंडल से CO2 लेता है। ठीक है, और भूमि से क्या ले लेता है, जल ले लेता है। क्या ले लेता है, जल लेता है, जल या फिर H2 इसको आप बोल सकते हैं। इसको लेने के बाद ये भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भोजन का, भोजन मतलब खाना, और इसका निर्माण करता है, बनाता है, इनके द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या करता है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और निर्माण करते हैं जिसको ही हम क्या कहते हैं, जिसको ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और निर्माण किसकी उपस्थिति में होती है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है हरे पेड़ पौधे, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है हरे पेड़ पौधे। पत्ती का रंग हरा क्या है, होता है, क्यों होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग जो होता है वो कैसा होता है, हरा हो जाता है। ठीक है, तो जिसका निर्माण करती है और उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतनी समझ गए आप बात। अब देखिए, इसका समीकरण आए तो समीकरण आप यूं लिखेंगे, 6CO2 + 12H2O, और यहाँ पर एरो है। ठीक है, फिर लिखेंगे C6H12O6 + 6H2O, इतना लिखेंगे। ये समीकरण है, आपको ये याद रखना है समीकरण। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया, मतलब H2O, सॉरी जल हो गया, ये हो गया जल, और ये फिर यहाँ पर कार्बन और H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, मतलब जल कितना हो गया, यहाँ पर जल कितना हो गया आपका 6। ठीक है, यानी हम लोग इस टाइप से भी समझ सकते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 12 बाल्टी यहाँ पर इसको मान लेते हैं। ठीक है, 12 क्या ले लेते हैं, 12 बाल्टी जल ले लेते हैं, 12 बाल्टी जल, यहाँ पर फिर कार्बन, और यहाँ पर कितना है, तो H12O6, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने बाल्टी, 6 बाल्टी जल ले लेते हैं। ठीक ना, तो ये पहला क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण, इसका याद रखना है इस टाइप से आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, दूसरा क्वेश्चन है आपका
हाँ, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त क्या होता है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखें। पित्त क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखें। देखेंगे आप पित्त क्या होता है, ठीक ना। पित्त क्या है, तो यकृत। यकृत आप जानते होंगे, लीवर को बोला जाता है यकृत। किसको? लीवर को बोला जाता है यकृत। यकृत जो होता है, ठीक ना, यकृत जो होता है, इसी के बगल में, इसके बगल में अंडाकार संरचना। अब जो हमारा जो यकृत होता है, जहाँ पर उसी यकृत के बगल में ही क्या रहता है, अंडाकार, यानी अंडा के आकार का एक संरचना होती है, एक बनावट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीत कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे, पीत कहते हैं। आपसे पूछ देगा कि यकृत के बगल में अंडाकार संरचना को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पीत कहा जाता है। याद रखेंगे, ठीक ना। इसका निर्माण, अब देखिए इसका कार्य क्या है, कि इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। याद रखना है, यकृत में होता है। जबकि पित्त के संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है, तो पित्ताशय कहा जाता है। याद रखना ये भी बात को, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी यहीं से डील करवा देंगे आज, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस बात को याद रखना है कि पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो पीएच मान है, यदि आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 से लेकर 8.5 तक पित्त का क्या होता है, पीएच मान होता है, या पीएच वैल्यू होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका साथ में हम सब्जेक्टिव प्लस क्या करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा रहे हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। सब्जेक्टिव तो वीवीआई क्वेश्चन सब है, सब क्वेश्चन वीवीआई है, यहाँ पर सभी वीवीआई को लेकर आए हैं। तो याद से एकदम गौर से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन भी खटाखट आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए, मछली का श्वसन अंग पूछा जा रहा है, मच्छर का, केंचुआ का और मनुष्य का, सभी का श्वसन अंग का नाम याद रखेंगे। ये 2 मार्क्स वाले सवाल है, ठीक है। तो मुख्य श्वसन अंगों के नाम क्या है, निम्नलिखित है। इन सभी मुख्य अंगों के नाम जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले आप जानेंगे, मछली जो है उसका श्वसन अंग क्लोम भी होता है या फिर गिल्स होता है। इन्हीं के द्वारा मछली क्या करती है, इसके द्वारा ही क्या करती है, कार्बन यानी ऑक्सीजन जो लेती है, O2 जो ग्रहण करती है, ऑक्सीजन जो ग्रहण करती है, जल में घुलित खनिज लवणों का, जल में घुलित ऑक्सीजन का ये उपयोग करती है। जल में जो घुलित होती है, घुलित ऑक्सीजन जो होती है, जल में घुलित ऑक्सीजन, इसी का इस्तेमाल कौन करती है, मछली करती है। किसके द्वारा करती है, तो क्लोम के द्वारा करती है अथवा गिल्स के द्वारा करती है। इस बात को याद रखना है। आगे देखेंगे, मच्छर का श्वसन अंग पूछे तो मच्छर ट्रैकिया के द्वारा श्वास की प्रक्रिया को संपन्न करता है। आगे देखेंगे, केंचुआ जो होता है रेंगने वाला जीव, कछुआ नहीं, कछुआ अलग हो गया, केंचुआ अलग हो गया। तो इसका जो श्वसन अंग है वो त्वचा है, स्किन्स के द्वारा, चमड़ों के द्वारा, ठीक ना, इसके द्वारा यह क्या करता है, श्वसन की क्रिया को संपन्न करता है। नेक्स्ट हमारा जो है फेफड़ा, मनुष्य का क्या होता है, फेफड़ा। हम लोगों के पास जो फेफड़ा होता है, ठीक ना, उच्च वर्गीय जंतुओं में फेफड़ा होता है, श्वसन के लिए होता है कि नहीं, उच्च वर्गीय जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, ठीक ना, मनुष्य में। तो फेफड़े के द्वारा, ठीक ना, इसके द्वारा कौन श्वसन की क्रिया करता है, तो मनुष्य करता है। ये भी क्वेश्चन आपका खूब एकदम जरूरी क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। एक वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है, इस श्वसन में आपको अंतर लिखना है। तो इसका एक और नाम रहता है ऑक्सी, क्या रहता है, ऑक्सी एवं ऑक्सी, अनॉक्सी, क्या रहता है, अनॉक्सी, ठीक ना। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप ये भी नाम है, इसको भी याद रखेंगे।
वायवीय को बोला जाता है ऑक्सी और अवायवीय को बोला जाता है अनऑक्सी। तो आपको वायवीय अवायवीय ना दिखने को मिले तो ऑक्सी अनऑक्सी देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको याद रखना है क्या क्या होता है। तो दोनों में निम्नलिखित अंतर है, देखेंगे। पहला वायवीय का श्वसन का आप देखेंगे कि क्या अंतर है भाई। तो यह क्रिया जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक ना। आप लिखेंगे, देखिए इस साइड ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है, ठीक ना, उपस्थिति में होती है। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है। और यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इधर वाले लिखेंगे यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, याद रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से भी आप पॉइंट बना कर लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक ना। बट हमने वहां पर आपको अलग अलग ही लिख कर बता दिया। दोनों टाइप से आप लिख सकते हैं, देखेंगे एक दफ़ा। तो यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वायवीय की क्रिया जो होती है ऑक्सीजन जब अवेलेबल रहेगा, उपस्थित रहेगा, तब ही होगा यह क्रिया। दूसरा है, इसमें दूसरा देखेंगे वायवीय का प्रथम चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, तथा दूसरा चरण जो होता है ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि वायवीय का प्रथम चरण किसमें होता है, तो किसमें, कोशिका द्रव में होता है, किसमें, कोशिका द्रव में। और दूसरा चरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा है कि इसमें अवायवीय की अपेक्षा, मतलब इसकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब अवायवीय की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा को छोड़ता है। कौन, वायवीय क्रिया में, यानी वायवीय श्वसन में, ठीक ना। इस बात को याद रखना है। तो ये तीन आपका किसका था, वायवीय का। अब अवायवीय का देखेंगे, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह क्रिया किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और यह उपस्थिति में होती है। दूसरा देखेंगे, यह क्रिया जो होती है कोशिका द्रव में होता है। इसकी जो क्रिया होती है केवल कोशिका द्रव में होती है। और इसकी क्रिया जो थी प्रथम चरण कोशिका द्रव में, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में था। और तीसरा इसका पॉइंट देखेंगे, इसमें वायवीय की अपेक्षा कम ऊर्जा मुक्त होगी। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि अवायवीय की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त हुआ, बट यहाँ पर वायवीय की अपेक्षा कम ऊर्जा मुक्त होगा, किसमें, अवायवीय में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम अथवा या जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक ना, या अंतर स्पष्ट करें। फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, जाइलम फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर। देखिए पहला जाइलम का पॉइंट आप देखेंगे कि इसकी जो कोशिका जो होती है ये कैसी होती है, मृत होती है, यानी इसकी कोशिका मरी हुई रहती है, ठीक ना, मरी हुई कोशिका रहती है। इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का, यानी पानी और घुलित खनिज लवणों का, घुलित का मतलब घुला हुआ जो खनिज लवण होते हैं, इसका जो स्थानांतरण होगा, ये जो होगा स्थानांतरण। देखिए स्थानांतरण जो होता है, स्थानांतरण जो होता है वो किसके स्थानांतरण होता है, यानी कि यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का, ठीक ना, ये सभी का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। इसका देखेंगे फ्लोएम में क्या है कि इसकी कोशिका कैसी रहती है, तो जीवित होती है। यहाँ मरी हुई रहती है इसकी कोशिका, और यहाँ जीवित रहती है, जिंदा रहती है। अब देखेंगे आगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसमें खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ, कौन सी पदार्थ, खाद्य पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यहाँ पर इन चीज़ों का स्थानांतरण हुआ है, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो याद रखेंगे जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि परागन किसे कहते हैं, परपरागन की परिभाषा दें। देखिए पहले आपको जानना है कि परागन किसे कहते हैं, उसके बाद आपको जानना है परपरागन की परिभाषा। तो परागन देखेंगे क्या होता है, परागकण के परागकोश से, क्या चीज, पराग कण के पराग कोश से निकलकर कहाँ पहुँचता है, वर्ती कार्ग पर पहुँचता है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये फूल है, ये क्या है, फूल है, ठीक है, ये क्या है, फूल है,
ये क्या है, फूल है, ठीक ना, पौधा एक, ठीक है। तो कहता है कि परागकण के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की, जहां से जब निकलता है, ठीक है, निकलता है तो कहाँ पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर, यहाँ हिस्से पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक ना। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। मतलब यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाए, वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसको ही हम क्या कहेंगे, परागण कहते हैं। अब पर परागण की परिभाषा पूछा जा रहा है, तो पर परागण किसको कहेंगे, किसी पौधे के किसी एक पुष्प। अब एक पौधा लिए, इसके एक पुष्प यानी एक पुष्प, कोई वाला पुष्प ले लीजिए, कोई वाला फूल ले लीजिए, ठीक ना। तो पुष्प, तो कोई एक पुष्प के परागकोश से परागकण का, देखिए अब इसी फूल के परागकोश से परागकण का, ठीक है, किसी अन्य पुष्प के, अब यहाँ से दूसरे पुष्प पर जाएगा, यहाँ से दूसरे पुष्प पर जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, दूसरे पुष्प पर, दूसरे पुष्प पर, ठीक ना, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प के कहाँ पहुंचा, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। किसके जरिए पहुंचता है, कीट आदि के माध्यम से। किसके माध्यम से, कीट यानी कीड़े मकोड़े के आदि के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, यहाँ से यहाँ पहुंचता है, ठीक ना। इसी क्रिया को ही, इसी काम को ही क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। याद रखेंगे एक दफ़ा और, किसी पौधे के, तो एक पौधा है, किसी एक पुष्प, तो एक फूल हो गया, के कहाँ, परागकोश से, यानी इस जगह से कहाँ, परागकण के इस जगह से कहाँ, यहाँ पर जो आपका कली रहता है, ठीक ना, उस परागकण के किसी अन्य पुष्प के। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, दूसरे पुष्प के, इन सभी दूसरे पुष्प के क्या होगा, अन्य पुष्प के कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र पर, मेन हिस्सों पर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, मेन हिस्सों पर। और कहाँ, कैसे पहुँचता है, तो कीड़े मकोड़े के माध्यम से पहुँचता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कायिक परिवर्धन को परिभाषित करें। कायिक परिवर्धन क्या होता है, ये भी आपको देखने को मिला होगा, पढ़ने को मिला होगा। देखिए पौधों का यह भाग, जो ये किसका भाग है, तो पेड़ पौधों का ही भाग है। ये किसका भाग है मेरे प्यारे बच्चों, ये पेड़ पौधों का ही भाग है। किसका भाग है, पेड़ पौधों का ही भाग है। जो जड़, कहाँ, जड़ कहाँ, तो जड़ तना, तना देख सकते हैं आप, ठीक है, तना और विलंग, और कहाँ, तना और विलंग, ठीक ना, विलंग तथा परिवर्तन के कारण नए पौधों का निर्माण होता है। अब इसमें ये कंडीशन होते हैं कि इसका जड़, तना और विलंग आ जाते हैं, तथा इसके बदौलत क्या आ जाता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, जिसकी वजह से एक नए पौधे का निर्माण होता है। एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको ही हम कहते हैं कायिक परिवर्धन कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, कायिक परिवर्धन कहते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, इससे भी आसान क्वेश्चन है, बड़ा एकदम लावादुआ क्वेश्चन है, समझिए। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन आपने सुना होगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये सब सुने होंगे, ठीक ना। जनन चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें देखिए, जनन आपको हम पढ़ाए थे, ठीक ना, पूरे डिटेल से। तो आप देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बउआ वाला क्वेश्चन है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा, इसको आपको दो बात याद रखना। जनन की ऐसी प्रक्रिया मतलब ऐसी काम, ऐसी क्रिया मतलब काम, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर और मादा क्या करते हैं, दोनों ही भाग लेते हैं। अब जनन करने के लिए, किसी भी जनन करने के लिए, चाहे वो जीव में कोई भी जीव होगा, तो उसको नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी। उसी को हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें ना पड़ती है दोनों की, केवल अकेले हो जाते हैं या कृत्रिम तरीकों से होते हैं, उसे अलैंगिक जनन। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं। यानी कि गर्भ निरोधक को बंद करने वाली गोलियां जो है, उसके बारे में बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, देख पा रहे होंगे कि परिवार,
के नियोजन के लिए, परिवार के नियोजन के लिए कई प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब परिवार को बचाने के लिए, परिवार को बढ़ाने नहीं के लिए, ठीक ना, उसको क्या करना, निरोधक करने के लिए कई प्रकार की गोलियां जो क्या होता है प्रयोग किया जाता है या चलाया जाता है। अब गोलियों में कृत्रिम प्रोजेस्टिन, अब गोलियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोजेस्टिन तथा एस्ट्रोजन, ये इसका ही क्या होता है, समन्वय होता है। इन दोनों का क्या होता है, समन्वय होता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा FSH, जो कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा FSH तथा LH के स्राव को रोक देता है। यानी मतलब ये दोनों क्या, प्रोजेस्टिन और ये क्या है, एस्ट्रोजन, ये महिलाओं में पाए जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को रोक देता है और जिससे इसका स्राव रुक जाता है, जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या हो जाती है, महिलाओं में रुक जाती है। जब ये दोनों कंडीशन, ये दोनों हार्मोन किस में रहती है, ये दोनों हार्मोन महिलाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, महिला में पाई जाती है। अब यही हार्मोन के द्वारा ये दोनों चीज़ क्या हो जाते हैं, FSH तथा LH के स्राव को रोक देता है, इन दोनों स्राव को रोक देता है, जिससे अंडोत्सर्ग, मतलब अंडे का जो निर्माण होता है, ठीक ना, वो क्या हो जाती है, इसकी क्रिया रुक जाती है तथा मासिक चक्र क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, मासिक चक्र क्या होता है, बंद हो जाते हैं, ठीक ना। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां इसी में आते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में क्या है। तो गर्भ निरोधक गोली किस प्रकार काम करता है, इसमें आप देख पाए होंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि परपोषण क्या होता है। परपोषण एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक ना। जीवों द्वारा, किसके द्वारा, जीवों द्वारा विभिन्न स्रोतों से, अब इस जीव के द्वारा, कोई भी जीव है, ठीक ना, उसके द्वारा विभिन्न स्रोतों से, स्रोत का मतलब होता है रास्ता, और इस स्रोतों से भोजन का जो ग्रहण करता है वो विभिन्न स्रोतों से करता है। किस प्रकार करता है, जीव जैसे हम हैं, ठीक ना, तो हम लोग जो जीव है या कई और जीव जो होते हैं, तो हम लोग अलग अलग रास्ता से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। कभी हम लोग घास को तो हम लोग नहीं खाते, घास के रूप में हो गया जैसे पालक साग या फिर बथुआ वगैरह, आप देखेंगे वो भी एक प्रकार का घास ही होता है, ठीक है, तो उसका सेवन करते हैं, या हरी साग सब्जियों का सेवन करते हैं, या फिर मांस मछली का सेवन करते हैं। ये सभी क्या क्या है, विभिन्न स्रोत हुए ना, अलग अलग रास्ता है, इन सभी से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परपोषण की क्रिया कहते हैं या परपोषण कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, कि कोई वस्तु सजीव है, कोई एक वस्तु क्या है, सजीव है, ठीक ना। अब इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, कोई वस्तु क्या है, सजीव है, इस क्रिया का निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे, किस मापदंड का सहारा लेंगे, इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे कोई भी वस्तु सजीव है, ठीक है, कोई भी वस्तु सजीव है, ठीक। इस बात को क्या करने के लिए, साबित करने के लिए, कोई वस्तु क्या है, सजीव है मतलब जीवित है, तो उस बात को हमको क्या करना है, साबित करके बताना है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, श्वसन क्रिया मापदंड का सहारा लेंगे। यहाँ पूछा ना किस चीज़ का सहारा लेंगे, तो किस चीज़ का लेंगे, श्वसन क्रिया मापदंड का सहारा लेंगे। क्यों लेंगे भाई, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के दौरान क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ताकत का निर्माण होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, क्षमता बनती है, इसी का निर्माण होता है। और हम सभी अपने दैनिक कार्य को, यानी हम सभी अपने जीवन में जो दैनिक कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, उसको क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, उसको चालू रखते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, याद देखेंगे आप, यही सभी क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत है। कोई वस्तु सजीव है, हाँ तो भाई सजीव है, इस बात को क्या करके दिखाना होगा, आपको साबित करना होगा। साबित करने के लिए हमको क्या लेना होगा, सबसे पहले आप बताएंगे साबित करने के लिए श्वसन क्रिया मापदंड का
सहारा लेंगे। अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो क्यों लेते हैं? क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है, और जब निर्माण होगा तो हम सभी अपने दैनिक को क्या करेंगे? दैनिक कार्य को डेली संपन्न कर सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा मजा आया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा 12वां क्वेश्चन, श्वसन की परिभाषा देखिए। अभी तो समझा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन श्वसन यानी सांस जो होता है, सांस जो आप लेते हैं उसका परिभाषा पूछा जा रहा है। तो पहले आप लिखेंगे वह जैविक क्रिया, यानी ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीवित क्रिया, जैविक का मतलब आप जीवित है तभी तो जैविक क्रिया कर रहे हैं, ठीक ना। तो वह जैविक क्रिया जिसके अंतर्गत जीव वातावरण से, अब इस क्रिया में कौन जीव जंतु जो होते हैं क्या करते हैं? वातावरण से, किससे? वातावरण से, वातावरण, ठीक ना। वातावरण लिखा क्यों नहीं रहा भाई? वातावरण से क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यहाँ से लेता है O2, क्या लेता है? O2 ग्रहण करता है और कोशिका में पहुँचाती है। जब हम वातावरण से, आसमान से, यह वायुमंडल से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को नाक नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो लेने के बाद क्या होता है? यहाँ कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन ग्रहण कहाँ चला जाता है? कोशिका में। कहाँ पहुँचती है? कोशिका। और कोशिका क्या होती है? कोशिका जो हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे पार्ट्स पुर्जा, हर शरीर के अंग में क्या है? तो कोशिका है। हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ? तो कोशिका से हुआ, ठीक है। तो यही सभी कहाँ पहुँचते हैं? कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचती है, और जब वहाँ पहुँच जाती है तो जहाँ भोजन का क्या होता है? अणुओं का, जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के संपर्क में होता है। और जब संपर्क में होता है तो भोजन के अणु जो होते हैं छोटे छोटे चरणों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, एकदम छोटे छोटे चरणों में टूट जाएंगे। और क्या चीज के रूप में? ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? जब आप कोई भोजन को ग्रहण किए, ठीक ना, तो वायुमंडल से आपने लिया ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन कहाँ गया? आपके कोशिका में गया। और जब कोशिका में गया तो आपका जो भोजन का अणु था, ये जो छोटा भोजन का जो अणु, जो अंग, जो चीज़ को आप खाए हैं उसको मान लेते हैं अणु, ठीक है। तो वही अणु क्या होता है? छोटे छोटे चरणों में बट जाते हैं, बंटवारा हो जाते हैं, और क्या चीज़ का निर्माण करता है? तो ताकत का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा के रूप में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ताकत के रूप में फिर से आपको क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप वापिस करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग जो ग्रहण करते हैं गैस, वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस करते हैं, यानी छोड़ते हैं। तो वही छोटे छोटे चरणों में जो ऊर्जा का रूप में जो हुआ था, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो जाती है? हमारे शरीर से वापिस हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन। यानी आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और उसके बाद उसको फिर क्या कर दिया? जरूरत पड़ने के बाद आप क्या कर दिए? उसको वापिस कर दिए। तो वापिस से जो हुआ तो वही ना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वही तो क्या हुआ? श्वसन हुआ। यही क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगुण परिवहन। द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। द्विगुण इस टाइप से होता है, ठीक है, इसमें ऐसे ही होता है। द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं? मतलब दोबारा परिवहन। द्वि का मतलब दो बार हो रहा है परिवहन की क्रिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्विगुण परिवहन। क्या नाम पड़ा? द्विगुण परिवहन से आप क्या समझते हैं? देखेंगे आप, परिवहन का एक चक्कर, ठीक है, माना कि यहाँ पर परिवहन कर रहा है, कोई चीज नाचेगा, ठीक है। तो परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। यानी ये जो परिवहन का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसको हृदय से होकर एक चक्कर यदि पूरा करेगा, यानी कि कितना चक्कर? एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर को पूरा करेगा तो हृदय से होकर, किससे? दिल से होकर, हृदय से होकर उसको कितना दफ़ा? तो 2 दफ़ा गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। 2 दफ़ा उसको हृदय से होकर गुजरना पड़ता है, हृदय को रक्त को हृदय से होकर गुजरना पड़ता है 2 दफ़ा। इसी
क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विगुण परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। यहाँ पर क्या जा रहा है, हमारा रक्त जा रहा है, कहाँ क्या किसके बदले कहाँ से जा रहा है, हृदय से होकर 2 बार गुजरता है और एक चक्कर को पूरा करता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं द्विगुण परिवहन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। मानव मूत्र के निर्माण का वर्णन करें, यानी मानव का जो मूत्र होता है वो किस प्रकार बनता है, या उसमें क्या होता है, कितना क्या मिक्स होते हैं, सभी के बारे में आपको जानना है। उसका निर्माण को पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे आप, मनुष्य में मुख्य तौर पर क्या होता है, जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड। 3 चीज याद रखेंगे, जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। यूरिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। तो मनुष्य में क्या क्या होते हैं, जल, यूरिया एवं सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। एक मनुष्य के मूत्र में, मनुष्य के किसमें, मूत्र में क्या क्या उपस्थित होते हैं, ये तीनों चीज अवेलेबल रहते हैं, ठीक ना, जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहते हैं। अब यही उपस्थित होते हैं तो एक मनुष्य 24 घंटे में, यानी दिन और रात में, किसमें, दिन और रात मिलाकर, दिन प्लस रात मिलाकर क्या करते हैं, 24 घंटे हुए कि नहीं, इसी 24 घंटे में क्या करते हैं, कितना भोजन, ठीक ना, या कितना प्रोटीन, तो 80 से 100, 80 से कितना, 80 से लेकर 100 ग्राम क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। और किसकी बदौलत लेते हैं, आहार नाल के माध्यम से। किस नाल के माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से लेता है, ठीक है, यानी वो अपने शरीर में लेता है। भर दिन में 24 घंटा में दिन और रात मिलाकर 80 से 100 ग्राम, कितना याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ देगा तो 80 से 100 ग्राम किसको लेता है, तो प्रोटीन को लेता है, यानी खाना में जो भी प्रोटीन हो गया वो उसको ले लेता है। और किसके जरिए लेता है, आहार नाल के माध्यम से लेता है, ग्रहण करता है। और तब देखिए, जब ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, मूत्र की प्रतिशत मात्रा, अब इसी में शरीर में क्या बनने लगता है, मूत्र बनने लगता है। तो मूत्र की प्रतिशत मात्रा आपको यूं बताना है, कुछ इस प्रकार है। कैसे है कि मूत्र में जो होता है 96%, यानी 96% क्या है, इसमें जल मिला होता है। जब आप जो प्रोटीन लिए हैं मुख्य तौर पर, यही जल और यूरिया जो सोडियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है, जिसमें 96% कितना, 96% क्या होते हैं, वाटर होते हैं, जल होते हैं, ठीक ना। अब 4%, जो 4% बच गया, इस 4% में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, यानी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 96% सिर्फ जल रहेगा। आपको अन्य पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 4% केवल होता है। किसके अंदर, मूत्र के अंदर। मूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं, तो जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड, इनके बदौलत इसका निर्माण होता है। तो इन सभी बात को आप लिख देंगे तो ये इसका परिभाषा हो जाएगा या फिर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे। उत्सर्जन, कौन सा क्वेश्चन है, उत्सर्जन की परिभाषा पूछ रहा है, देना है, और उत्सर्जी पदार्थ के क्या है उसको भी बताना है, या उसका नाम बताना है, ठीक ना। तो जीवों के शरीर में, यानी जीव जंतु जो होते हैं उसके शरीर में, इसी के शरीर में कौन सी क्रिया होती है, तो उपापचयी क्रिया। कौन सी क्रिया कौन सी क्रिया, उपापचयी क्रिया, ठीक ना। उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो जीव का शरीर होता है तो पहले पाचन उपापचय करता है, और उस क्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, उत्पन्न होता है, मतलब निकलता है। कैसे पदार्थ भाई, तो बेकार या अपशिष्ट पदार्थ। कैसा पदार्थ, जब हम जो उपापचय क्रिया करते हैं अपने शरीर में तो वहां पर क्या होता है, बेकार पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, इसका निष्कासन होता है। यानी यही बेकार पदार्थ, यही अपशिष्ट पदार्थ, यही जो हमारा पचा हुआ भोज्य पदार्थ नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, शरीर से निष्कासन होता है, निकलता है मलमूत्र के द्वारा। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं।
याद रखेंगे, ठीक ना। उत्सर्जन क्या होता है, जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया हुआ है और उस क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो निर्माण हुआ है, बना है, और वही निर्माण जो हुआ है कौन सा चीज़, बेकार या अपशिष्ट पदार्थ, बेकार या खराब पदार्थ, उसका जो निष्कासित होता है मलमूत्र के माध्यम से, उसको कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या पूछा जा रहा है, उत्सर्जी पदार्थ का नाम पूछा जा रहा है। उत्सर्जी पदार्थ का नाम आप बताएंगे अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, ठीक ना, या यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो यही क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो देख पा रहे होंगे बच्चे, आपका आज हमने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन, सारे 15 क्वेश्चन VVI या MVVI क्वेश्चन था। ये सारे 15 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो 2 मार्क्स वाला सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ एक वीडियो से। इतनी बात को आप याद रख लेंगे, 2 मार्क्स यानी कि आपका 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट है आपका। कितना नंबर, 8 नंबर सिर्फ एक वीडियो से कंप्लीट हो रहा है। तो इसको देखना ना भूले, दोस्तों में शेयर करना ना भूले, जितना लाइक हो सके उतना लाइक करें, आप कमेंट करें। आपका एक वीडियो आपका बहुत सारा क्वेश्चन के आंसर को बना रहा है, तो आप बिल्कुल देखना ना भूले। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय रखें कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा। इसके अकॉर्डिंग आपके बीच हम नए नए वीडियो के साथ आपसे हर रोज़ मिलते रहेंगे। जब तक मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। जय हिंद बच्चों।